हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि नोट्स को कैसे बनाना है। हालांकि इसका प्रॉपर वीडियो मैं अलग से बना दूंगी कि आपको नोट्स कैसे बनाना है बुक से। ठीक है, सर कहते हैं ना हमेशा आपको कि एक तो एनसीईआरटी आप साथ में रखिए और एक रेफरेंस बुक रखिए या किसी कोचिंग का क्लास नोट्स। तो इन तीनों को मिक्स करके आपको नोट्स कैसे बनाना है, इसके लिए प्रॉपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी। अभी फ़िलहाल हम इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को समझने से पहले आप लोगों को 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये कि आपको ऑप्शनल कुछ भी हो, चाहे हिंदी लिटरेचर हो या ज्योग्राफी हो या फिर आपका PSIR हो या हिस्ट्री हो, तो सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को लेकर के ना प्राउड फील कीजिए कि आपने जो चूज किया है वो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, किसी और के सिलेबस को देख करके, किसी और को रैंक के देख करके, या फिर आपको लग रहा है कि अरे हिस्ट्री तो मैंने गलत चूज कर लिया या PSIR तो मैंने गलत चूज कर लिया, रिजल्ट जो है वो अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको देख करके आप अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है और आपको तो पता ही है कि यूपीएससी अब पहले जैसा जो है क्वेश्चन नहीं बना रहा है। अगर आप उठा करके क्वेश्चंस को देखेंगे तो पहले और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप भटकिए मत। ठीक है, जो चीज़ आपने चूज कर लिया है, जो सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया है, सबसे पहले तो उस पर विश्वास कीजिए कि आपने जो चूज किया है वो काफ़ी बेटर है और आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे इस डाल से उस डाल पे गए, कहते हैं ना कि इस डाल से उस डाल पे गए, तो कुछ होने वाला नहीं है। ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे, कूद कूद के अगर पढ़ाई करेंगे इस डाल से उस डाल पे, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। जिस सब्जेक्ट को आपने चूज किया है उस पर पूरी ईमानदारी से, क्या आपने कभी सोचा कि आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है, आप दूसरों का रिजल्ट तो देखते हैं लेकिन उस रिजल्ट के पीछे उस बंदे का मेहनत नहीं देखते हैं, क्योंकि उसने जो चूज किया है उसने क्या किया है कि जी जान लगा करके पूरी ईमानदारी से मेहनत किया है और उसकी मेहनत का नतीजा ही है जो वो उसमें निकल गया। तो आप ये मत सोचिए कि हिंदी लिटरेचर लेने से या अदर सब्जेक्ट लेने से मेरा भी निकल जाएगा। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, तब तक तो भाई यूपीएससी क्लियर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो पूरी ईमानदारी से जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है, पूरी ईमानदारी से आपको लगना चाहिए। आप अगर सुबह बैठते हैं, शाम में यदि आप उठते हैं पढ़ के, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, आज मैंने अपना 100% जो है इसको दिया। आपको खुद अपने पढ़ाई को लेकर के संतुष्ट होना है कि आज जो भी चीज़ मैंने पढ़ा, जो भी टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया, मैंने उसको अच्छे से कवर किया। ये नहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शनल जो है 1 महीने में 2 महीने में आपका तैयार हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि केवल हिस्ट्री है तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है। हर एक ऑप्शनल का अपना वही वेटेज होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको एक टारगेट फिक्स करना है। आप भले ही एक ही टॉपिक पढ़िए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये हिस्ट्री है, इसमें पहला है कि स्रोत। अब स्रोत में आपके पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आएंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको फिक्स करना है कि आज मुझे इतनी टॉपिक करनी है और पूरे ईमानदारी से ये माइंडसेट बना करके मत बैठिए कि ये जो सिलेबस है मैं तो इसको रटूंगा पहले, फिर 2-3 दिन बाद इसको फिर रिवीजन करूंगा। ये माइंडसेट बना करके मत पढ़िए। आप सोचिए कि आज मैं अगर इसको ले रहा हूँ तो इसको इतने अच्छे तरीके से कर लूँ कि मैं कभी इसको भूलूँ ही ना। अगर ये टॉपिक आपके सामने आए कि हाँ, ये कौन से जो क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए, उसमें लगे आपको कि हाँ, इसमें कौन सा एग्जाम्पल्स आएंगे, क्या मैंने पढ़ा था, कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, कौन से प्राथमिक स्रोत होते हैं, कौन से विदेशी साक्ष्य होते हैं, विदेशी साहित्य होते हैं, विदेशी वर्णन में क्या क्या है, किन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या बोला है, ये सारी चीज़ें आपको दिखने में तो ये चीज़ बहुत छोटी लग रही है। ठीक है, तो अगर लेकिन आप इसको अच्छे से अगर पढ़ेंगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और कहते हैं ना कि आंसर राइटिंग जब पेन उठाते हैं तो समझ में नहीं आता कि लिखे क्या। क्या लिखेंगे आज, जब आपने अच्छे से तैयारी ही नहीं किया है तो फिर आप लिखेंगे क्या। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, पूरी ईमानदारी से आप पढ़िए तो सही। अपने मन को मत भटकाइए, अपने अपने गोल पे फोकस कीजिए आप कि आपने जो गोल चूज किया है, क्या उस पर आप खरे उतर पा रहे हैं,
क्या पूरी ईमानदारी से उस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, आपको रुचि लेकर के पढ़ना है, ये नहीं कि अरे यार मुझे नहीं याद हो रहा है, मैं तो इसको हटा रहा हूँ, दूसरा सब्जेक्ट चूज करूँगा, है ना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते इंसान बोर हो जाता है, तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन उसमें रुचि लेकर के पढ़िए। मज़ा आना चाहिए आपको पढ़ते टाइम, ठीक है। वज़न लेकर के मत पढ़िए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया तो सच में ही आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 3 इडियट मूवी आपने देखा था ना, लास्ट वाला सीन, ऑल इज़ वेल वाला, तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना कहीं जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो पॉजिटिव वे में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमने किताब खोला नहीं और पहले से ही माइंडसेट बना लिया कि अरे यार उसमें ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है, मैं तो लेकर के इसको फंस गया, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पहले आप उसमें अपने सिलेबस को लेकर के विश्वास कीजिए, दूसरा रुचि दिखाइए, और तीसरा अगर यहाँ पर लिखा है अन्वेषण, तो सबसे पहले समझिए कि अन्वेषण है क्या, काम कैसे करता है, किन किन चीज़ों में हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ दिया ना, तो इसका आप खाल उधेड़ दीजिए, कहते हैं ना बाल में से खाल निकालना, वो चीज़ें कीजिए आप। अब यहाँ से अगर एक चीज़ आप उठाते हैं ना तो कई सारे क्वेश्चनों का आंसर आप दे देंगे। मैं मानती हूँ कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं पहली बार, जो टॉपर्स होते हैं पहली बार में एग्ज़ाम उनका निकल जाता है, दूसरी बार वो फिर एग्ज़ाम में। आप ये मत सोचिए कि आपका जो कंपटीशन है वो जो फ्रेशर है उनसे है, ये मत सोचिए। आपका कंपटीशन तो उनसे है जो सिलेक्टेड हैं, क्योंकि यदि आप उठा करके देखेंगे तो काफ़ी बच्चे जो होते हैं ना 3 बार 4 बार 5 बार कोई सिलेक्ट हुआ है, कोई इंटरव्यू में जा करके 4 बार छट के आ गया, उनसे आपका कंपटीशन है। आप ये मत सोचिए कि आपका कंपटीशन फ्रेशरों से है। उसमें बताइए जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका कंपटीशन जो है वो सिलेक्टेड लोगों से है, और वो सिलेक्टेड लोग जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं अपने रैंक को सुधारने के लिए बैठ रहे हैं। आप देखेंगे ना कि पहली बार कोई 400 कुछ रैंक लेकर के आया और दूसरी बार में टॉप 100 में आ गया। क्यों आता है? क्योंकि उसने बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़ाई करी थी। पढ़ाई करने के बाद से वह बंदा एग्ज़ाम में बैठा, आंसर राइटिंग किया, आंसर राइटिंग करने के बाद से जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है, मेरा पढ़ा हुआ काम आ रहा है, बस थोड़ा सा मुझे और अच्छे से अपने आंसर राइटिंग को सुधार करनी है और अच्छे से और प्रेजेंट करना है, कहाँ पर फैक्ट डालने हैं, कहाँ पर एग्जाम्पल डालने हैं। यही चीज़ें सीख करके वो दूसरी बार में टॉप कर जाता है और बढ़िया से। तो यही चीज़ें आप में भी होनी चाहिए। उसे कोई टेंशन नहीं रहती, चाहे मेंस आए चाहे प्री आए, कुछ भी। उसको तो मज़ा आता है कि प्री देने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मेंस देने में बहुत मज़ा आता है। उससे तो कितना हो बार एग्जाम दिलवा दीजिए, उसको बहुत मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि उसने सारे टॉपिकों को, सारे सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी ईमानदारी से पढ़ा है, इसलिए उसे कोई टेंशन नहीं है। करंट्स का उठाएगा, जो मुद्दा चल रहा होगा उसको नोट डाउन करेगा, बस हो गया उसका कंप्लीट। तो ये चीज़ें आप में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक काम कीजिए, ऐसे तो होने वाला है नहीं कि एक ही बार में आप सब ख़त्म कर दें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को समझना है, ठीक है। समझने के बाद से आपको ये मैं PDF आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल में। समझने के बाद क्या करना, आपको इसको पार्ट में डिवाइड करना है कि आपको आज कौन सा पार्ट लेकर के चलना है, ठीक है। और सोने से पहले आप अपना बना लीजिए कि मुझे कल कौन से टॉपिक को कवर करना है। मैं ये भी नहीं कहूँगी आपको कि आप पूरा टाइम अपना ऑप्शनल पे ही दीजिए, नहीं, और भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो और भी चीज़ें हैं तो उन्हें भी देखिए, साथ साथ आंसर राइटिंग भी करते जाइए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि पढ़ने को तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलो आपने पढ़ लिया, आपको याद भी हो गई, लेकिन जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो समझ भी नहीं आता है कि भूमिका को हम कितने में लिखें, मेन बॉडी को हम कितने में लिखें और निष्कर्ष को कैसे प्रेजेंट करें। इसलिए आंसर राइटिंग को भी अपने हैबिट में लाना बहुत ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट, आपने इस बार का CSET का पेपर देखा होगा, बच्चे पहले प्रैक्टिस करते नहीं, उनको लगता है कि अरे CSET है यूँ ही निकल जाएगा, लेकिन इस बार तो बड़े बड़े धुरंधर भी मतलब पस्त हो गए CSET के उसमें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाता है। तो आप सोचिए
कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चंस आता है यूपीएससी में मेंस में, और सारे क्वेश्चनों को आपको पता है बहुत अच्छे से जो आपको आएगा उन्हीं में से आंसर देना है, और सारे क्वेश्चनों को मैनेज करने में जो टाइम लगता है ना, उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपकी स्पीड कितनी है, आपका माइंड कितना तेज काम कर रहा है, आपको कहाँ फैक्ट डालने हैं, आपको भूमिका कितने शब्दों में लिखनी है। चलो हमने सुन लिया, किसी कोचिंग ने बता दिया कि भाई आपको भूमिका इतने शब्दों में लिखना है, मेन बॉडी को आपको इतने शब्दों में लिखना है, और निष्कर्ष को आपको इतने शब्दों में लिखना है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि अरे भूमिका को हमको कितना शॉर्ट करना है। भूल जाएंगे आप, प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। क्या पता चला कि 10 क्वेश्चन लिखा नहीं आपने, टाइम हो गया और कॉपी लेकर के चले गए, और जब रिजल्ट आया तो पूरा साल बर्बाद। तो ये यूपीएससी है, ठीक है, हलवा नहीं है, ये यूपीएससी है। इसलिए आप लोग एक टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे इतने टाइम आंसर राइटिंग करनी है, इतने टाइम मुझे ऑप्शनल पे देना है, इतना टाइम मुझे जीएस पे देना है। और ऐसा नहीं आंसर राइटिंग केवल ऑप्शनल का है, भाई सबका कीजिए, ठीक है, ऐसे ऑप्शनल ये सबका कीजिए, क्योंकि एक बार में चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस को छोड़िए मत। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें इसको, आपको डिवाइड करके पढ़ना है, तो आप क्या करना ना कि ऐसे बनाना आप, जैसे कि एक तो है आपका ये स्रोत हो गए, फिर प्रागैतिहासिक एवं आद्य इतिहास, ये आपको पता ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ, आर्य एवं वैदिक, महाजनपद, मौर्य, उत्तर मौर्य काल। तो ये सारी आपकी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जो चीज़ें एक जैसे दिख रही हैं, जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन है, उनको एक साथ पार्ट फर्स्ट में कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पुरातात्विक स्रोत से लेकर के मैं महापाषाण काल तक आपको बताऊंगी कि आप इसको पार्ट 1 कीजिए, ठीक है। पार्ट 1 करने के बाद से आप पहले आप आगे जाने की मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो आपको लगभग सेम मिलेंगी, और ऐसा नहीं है, यहाँ से भी आपको बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ से चीज़ें आपको लगभग सेम मिलेंगी। फिर आप यहाँ पर आइए, अब यहाँ से आपको अलग मिलेगा चीज़, ठीक है, यहाँ पर आपको अलग मिलेगा। तो इसको आप पार्ट 2 कीजिए, इसको आप पार्ट 2 कीजिए, और 2 पार्ट में करके आप एंशिएंट को कवर कर सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है। अब इस पर जाने से पहले, आपको पुरातात्विक स्रोतों पर जाने से पहले, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्राचीन अध्ययन के, या इसको ऐसे कीजिए कि प्राचीन काल के अध्ययन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, ठीक है। सबसे पहले यहाँ स्रोत तो आपका बाद में आएगा, सबसे पहले तो आप यहाँ आइए कि जो लेखक हैं, जितने भी जो ये कह सकते हैं एक तरीके से, जितने भी इसमें दृष्टिकोण हैं, उन दृष्टिकोणों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, जैसे कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, ठीक है। और ये दृष्टिकोण, जैसे देखिए यहाँ पर आपका मैं आंसर राइटिंग का भी बता रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आपको हेडिंग देनी है, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, उसके बाद से आपको नाम डालने हैं, ठीक है, या नाम आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप बता देंगे कि हाँ ये कहता है, और करने के बाद से आप यहाँ पर आकर के 1-2 लोगों का नाम डाल सकते हैं।
एग्जामिनर बहुत खुश होगा क्योंकि आपने यहाँ पर कह दिया कि हाँ ठीक है, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण जो है प्राचीन काल के इतिहास के बारे में ये चीज़ें बताता है, और इसमें लिख देंगे आप इनके अनुसार नाम डाल देंगे। तो एग्जामिनर इतना खुश होगा कि आपने यहाँ पर तो बता ही दिया, साथ में आपने ये भी बता दिया कि इससे संबंधित कौन है, किन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। दूसरा, आप इसी में आ जाएंगे, एक तो साम्राज्यवादी हो गया आपका, फिर आपका मार्क्सवादी, ये भी आप पूछता है, या कह सकते हैं प्राच्यवादी, प्राच्यवादी दृष्टिकोण क्या रहा, फिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या रहा, और एक नया भी आया है, इस पे आपका क्वेश्चन भी बन चुका है, संशोधनवादी दृष्टिकोण। इन सभी को, जितने भी ऊपर के थे सभी को चुनौती इसने दिया है, संशोधनवादी दृष्टिकोण ने। ये सारी चीज़ें आपको लिखने के बाद से फिर आपको सीमाएं लिखनी है, सीमाएं। अब इतनी चीज़ें यदि आप कर लेते हैं और अध्ययन के स्रोत को लेकर के कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है कि प्राचीन काल के अध्ययन के स्रोत के बारे में जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं लोगों का, उसको समझाइए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन आपका कैसे भी बने, अगर इतनी चीज़ें आपने अच्छे से कर लिया ढंग से, तो उन चारों पाँचों जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे उनका आंसर बहुत आराम से दे पाएंगे। साथ में वेरीफाई भी कर देंगे कि हाँ इन्होंने कहा था। ये भी आप बता देंगे कि इनकी कमियाँ क्या रहीं, सीमाएँ क्या रहीं, किन चीज़ को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो। और ऐसा नहीं है, आप भी टॉप कर सकते हैं अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई आपकी कि कौन कौन से ये दृष्टिकोण हैं, इन्होंने क्या क्या कहा। उसके बाद से आप सीधा आ जाइए यहाँ पर स्रोत पे। आप स्रोत समझिए कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में सारे जितने भी उत्खनन सामग्री होते हैं, उत्खनन सामग्री, वो सारे इसी में आते हैं। आपको एक एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब उत्खनन सामग्री में आपके क्या क्या आएंगे, आपके सिक्के भी आएंगे, आपके मृदभांड भी आएंगे। जो मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाया उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब के बारे में, इनके बारे में, सीमाएं, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। यदि आपने वहाँ पर पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है, एनसीईआरटी का फर्स्ट लेक्चर है कि आपको कौन सी चीज़ें कैसे पढ़नी है और पुरातात्विक स्रोत जो है उसको मेंस में कैसे यूज करना है आपको। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो यहाँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका मृदभांड। ठीक, फिर आपकी हो गई मूर्तियाँ, अभिलेख हो गए आपके, अभिलेख हो गए, और चीज़ें आपका उपकरण हो गया, औजार हो गए, बर्तन हो गया, मृदभांड तो वही है। ठीक है, मुहरें हो गई, मुहरें हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं आपकी, आती हैं पुरातात्विक स्रोत में। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3-4 भी वहाँ पर लिख देंगे ना तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आपको नॉलेज है। आपको ये पूरा डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपको डाटा डेट याद करना है कि चलो भाई हमको डेट ही रटना है। देखिए अब यूपीएससी जो है क्वेश्चन उठा करके देखेंगे 18-19 से, तो अब तक जो पूछ रहा है ना, अब उसका विशेष जो फोकस है वो है परिवर्तन पे, कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण का विकास हुआ तो कैसे हुआ, क्या क्या कारण जिम्मेदार थे, उनके बारे में पूछता है। भौगोलिक स्थिति कैसे जिम्मेदार था, शिल्प कैसे जिम्मेदार था, ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है। एक में तो पूछा है कि भौगोलिक कारण में क्या, इनकी नगरीकरण में भौगोलिक स्थितियों की क्या भूमिका रही। दूसरे में पूछ लिया कि शिल्पों का क्या महत्व रहा। तीसरे क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करके ना परिस्थितियों के बारे में पूछ लिया है, परिवर्तन, कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या क्या थे, ऐसे पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन। तो आपको अब डेट नहीं याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये था, यहाँ से ये था, इतने तारीख को यहाँ पर। देखिए डेट वेट फिक्स नहीं है, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। आपको परिवर्तन वो करना है कि सामाजिक परिवर्तन हुआ तो कैसे, आर्थिक परिवर्तन हुआ तो कैसे, इनमें कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, से इनके कमियां क्या रहीं, पतन कैसे हुआ, पतन में कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे। लेकिन हाँ,
ऑप्शनल वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि आप पतन दे रहे हैं तो जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं कि हाँ जलवायु परिवर्तन जो था इसका कारण था, किसी ने कह दिया नहीं बाढ़ था, किसी ने कह दिया नहीं महामारी था, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए कि किसने क्या कहा था। ठीक है, किसने क्या कहा था ये आपको नाम याद होनी चाहिए। और इसमें क्या होगा आपका, जब आप नाम के साथ देंगे ना तो आपका नाम नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा और फिर आपको डर नहीं रह जाएगा कि मेरा ऑप्शनल ये है, मेरा ऑप्शनल वो है। और देखिए आप लोग ही चेंज करेंगे, ये जो सिस्टम है, ये जो धारणाएं बनी हुई हैं आप लोग ही तोड़ेंगे। और आप लोग ऐसे सोचेंगे कि नहीं ये उसमें ज़्यादा नंबर आ रहा है, मेरे में ज़्यादा नंबर नहीं आ रहा है, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। इन धारणाओं को आप तोड़िए, आप में वो क्षमता है, बशर्ते आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुरातात्विक स्रोत। अब ऐसे करके आपको ये जो साहित्यिक स्रोत हैं इनके नाम लिखने हैं, स्वदेशी, प्राथमिक, द्वितीय। देखिए प्राथमिक वो होता है जो मूल होती है, और इस पर कोई टीका लिखा जाता है वो होता है आपका द्वितीय। तो ये भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी जब नोट्स में बना करके बताऊंगी आपको वीडियो में, तो बाकायदा मैं सारी चीज़ों को बताऊंगी। फिर ये क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, धार्मिक साहित्य, विदेशी वर्णन, यूनानी, चीनी, अरब लेखक इन्होंने क्या कहा, किस में इनका व्याख्या है, इन्होंने जिस चीज़ में कहा है उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक आप सभी को पता है। ठीक है, लेखन कला का विकास नहीं, यहाँ पर लेखन कला का विकास है लेकिन पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका आ गया भौगोलिक कारक, शिकार एवं संग्रहण, कृषि का आरंभ, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। अब ध्यान देंगे मैपिंग, जो आप कहते हैं ना, मैंने ग्रुप में भी मैसेज देखा है, उसमें कुछ बच्चे जो हैं खास करके विकास कुमार करके हैं, उनका हमेशा यही रहता है कि मैपिंग कैसे होगा। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि वो डेडिकेट है अपने पढ़ाई को लेकर के, और आपको पता ही है मैपिंग थोड़ी सी मेहनत में ज़्यादा नंबर आपका आ जाता है, क्योंकि 50 नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, 50 नंबर क्या, एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो मैपिंग में क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पहले तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब ये जो चीज़ है, अब ये आपका भौगोलिक कारक से शुरू होकर के ये शिकार थे, खाद्य संग्रहण करते थे, खाद्य संग्राहक थे, कृषि का आरंभ, ठीक है, ये नवपाषाण काल से माना जाता है। ये सारी चीज़ें हैं आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, इन भौगोलिक कारक को ध्यान में रख करके समझना है। ऐसा नहीं भौगोलिक कारक केवल यहीं पर नहीं है, जैसे यहाँ पर दिया ना पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, या आपका ये नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल, केवल इसी के लिए नहीं है। भौगोलिक कारक का मतलब यहाँ पर है सारे जितने भी यहाँ पर हिस्ट्री हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, महापाषाण काल, आर्य एवं ये महाजनपद काल, मौर्य काल, इन सब में इम्पॉर्टेंट है इसका। ठीक है, भौगोलिक कारक तो जस्ट आपको यहाँ पर दिया है कि आप इसके बारे में समझिए, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संस्कृति के विकास में, चाहे कोई भी संस्कृति हो, उसके विकास में भौगोलिक कारक की मुख्य भूमिका होती है। अगर भौगोलिक कारक की मुख्य भूमिका नहीं होती तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश अलग नहीं होता। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारी चीज़ देखें ना आप, तो ऐसे अलग नहीं होता, क्योंकि इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग भौगोलिक कारक हैं। झारखंड, बिहार का देख लीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आपको ध्यान में रख कर के चलनी है। जैसे यदि मैं बात करूं तो प्राचीन, जैसे ये अपना एंशिएंट है, तो इसको समझने में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्राचीन इतिहास को समझने में, देखिए ये सब में लागू होगा, केवल प्राचीन इतिहास नहीं, इसको मदर ऑफ सब्जेक्ट भी कहते हैं हिस्ट्री को, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री समझ लिया ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो प्राचीन इतिहास को समझने में यहाँ पर भौगोलिक कारक की भूमिका, भौगोलिक कारक कैसे महत्वपूर्ण, ये कीजिए, भूमिका नहीं, कैसे महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे महत्वपूर्ण है ये। आपने कभी सोचा कि सभ्यता का जो विकास था वो पूर्व की ही ओर हुआ, पश्चिम की ओर नहीं हुआ। दूसरा, मगध जो था वो अन्य महाजनपदों की तुलना में, मैंने आपको ये एनसीईआरटी में बताया है, अन्य महाजनपदों की तुलना में मगध ही सर्वाधिक शक्तिशाली बन करके क्यों उभरा। ठीक है,
तो यदि हम मगध की बात करें यहाँ पर कि ये जो मगध है सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर क्यों उभरा। तो जाहिर सी बात है भौगोलिक कारक इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब कैसे? तो पहला, यहाँ पर समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता थी। दूसरा, सिंचाई व्यवस्था काफ़ी यहाँ पर बढ़िया था, सिंचाई व्यवस्था। तीसरा आप डाल सकते हैं लोहे तांबे की उपलब्धता थी यहाँ पर। चौथा आप डाल सकते हैं कि नदी मार्ग, यानी नदी मार्ग छोड़िए, यहाँ पर कर दीजिए बेहतर जल यातायात साधन की उपलब्धता। और फिर ये तीनों घिरा हुआ था, जिससे कि क्या होगा कि भौगोलिक संरचना इस तरीके से थी कि शत्रुओं से इसकी रक्षा भी अच्छे से हो सकती थी। तो ये सारी जो चीज़ें थी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी मगध को सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर के उभरने में। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से भौगोलिक जो कारक हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हालांकि मैं इसका आपको नोट्स बना करके, मैं प्रत्येक टॉपिक से नोट्स बना करके आपको, जैसे कि एक एक टॉपिक को लूँगी मैं डेली और आपको बता दूंगी कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। ठीक है, एक दिन में तो वीडियो बन नहीं पाएगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारे हैं इसमें। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज़ को समझना है कि ये भूमिका निभा रहे। तो कैसे आगे हम समझेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में भी समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा है कि भौगोलिक कारक ये वो करके मैं आपको बताऊंगी। उसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया है। अगर आपने भौगोलिक कारक को समझ लिया तो वहाँ की सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब फिर सीधा आप आ जाइए, ये जो दिया है पूरा पाषाण काल। अब इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अब ये मत सोचेगा कि ये नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल क्या पढ़े, इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से भी आपका क्वेश्चन आएगा। अब कैसे आएगा, ये जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें अगर पूरा पाषाण काल को, हालांकि आपको इसका पूरा पता होना चाहिए। एक तो है आपका पाषाण काल, पाषाण काल, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ध्यान देंगे आप, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डेट दे करके आपसे पूछ लेता है, मतलब ईयर दे करके, सन दे करके आपसे पूछ लेगा इतने BC से इतने BC तक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें 3 आते हैं। पहला आपका आता है पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका आता है मध्य पाषाण काल, और इसका तो मैं कहूँगी आपको पता होना चाहिए कि काल इसका कब से कब तक रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन है भी, पूछा भी है। तो ये जब आपको पता रहेगा ना कि इसके काल क्या क्या हैं तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। और लास्ट है आपका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। यदि हम इनके कालों की बात करें तो ये था आपका 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये था आपका 10 से 10 के मैं लिख दे रही हूँ, समझ जाइएगा, 8 के BC। और नवपाषाण काल आपका था 8 के से 2600 तक था। ठीक है, 2600 BC। जहाँ तक मुझे मेरा डेट सही है, लेकिन एक बार अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो तो एक बार आप लोग मिला सकते हैं। वैसे डेट ये सही है। ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न हो तो ही मिलाइएगा, वैसे सही है। तो ये हो गया आपका पहला, इसमें पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा हो गया। अब इसका भी 3 पार्ट है। अब इसका 3 पार्ट है, इसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। इसका भी 3 पार्ट है। मैं इसको मिटा दूंगी, हालांकि आप लोग इसको नोट डाउन करते जाए साथ साथ, या मैं एक काम करती हूँ इसको नीचे ले लेती हूँ। जैसे ये है आपका, एक, 2 और 3। इसका आप ए करके बनाइए। ए हो गया इसके, इसमें आपका निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल।
इसमें हो गया आपका मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और इसमें आपका हो गया उच्च पूरा पाषाण काल। अब इसका डेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, एक एक चीज़ों को मैपिंग ध्यान देंगे। मैपिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ के जो लोकेशन है आपको वो चीज़ें अच्छे से करनी है। मैं तीनों की बात कर रही हूँ, पूरा पाषाण काल, इनका तो मैपिंग आप एक ही में बना लेंगे, चल जाएगा काम, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा आपका नवपाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये तीनों के स्थला को आप कुछ भी बना दीजिए, जैसे इसको आप ऐसे कर दीजिए 4 कोने में, इसको आप त्रिभुजाकार कर दीजिए, इसको गोल में कर दीजिए। ठीक है, और एक बनाइए आप यहाँ पर मैपिंग, है ना। मैपिंग बना करके अब आपको स्थल को दिखाना है। ठीक है, जैसे पूरा पाषाण काल में अगर आपको स्थल को दिखाना है तो आप दिखा दीजिए भीमबेटका। देखिए कई ऐसे हैं ना कि 2 में भी आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। भीमबेटका हो गया आपका, फिर बुर्ज होम हो गया आपका। इसको आपको मैपिंग पे दिखानी है। ठीक है, मैपिंग पे दिखानी है आपको। जैसे कि अगर बुर्ज होम की हम बात करें तो ये आपका मध्य पाषाण काल में भी आएगा और नवपाषाण काल में आएगा, दोनों में आएगा। भीमबेटका की अगर हम बात करें तो ये आपका आएगा पूरा पाषाण काल में, जैसे ये पूरा है ना, तो भीमबेटका की अगर हम बात करें तो ये पूरा पाषाण काल में भी आएगा आपका, और ये आएगा आपका मध्य पाषाण काल में भी। तो ये दोनों हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिखना है किसमें कौन दोनों में आ रहे हैं, कौन एक में आ रहा है, और विशेष करके मैपिंग में इनका लोकेशन। जैसे भीमबेटका आपका MP में है, बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको बाकायदा याद होनी चाहिए, मतलब कहते हैं ना कि रखी हुई होनी चाहिए, मतलब ज़बान पे, कि जैसे कोई पूछे आपसे तुरंत अरे हाँ ये तो जम्मू कश्मीर में था, अरे ये तो MP में है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, हालांकि मैपिंग का एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगी। मैं बताई भी इसको महाजनपद वाले जो चैप्टर है NCERT में, वहाँ पर मैंने ले करके बाकायदा उनके बारे में लिख करके भी बताया है। तो एक बार मैं क्या करूँगी, कैसे धीरे धीरे करके 10-10 क्वेश्चन का ला करके मैं आपको मैपिंग पढ़ा दूँगी। ठीक है, इसका आप मतलब टेंशन मत लीजिएगा। तो ऐसे करके आपको अपनी मैपिंग याद करनी है। ठीक है, अब नवपाषाणकालीन स्थल भी आप बिहार का चिरांद जो है, चिरांद बिहार का, ये नवपाषाणकालीन हो गया। यहाँ पर देखिए, इसको गोला बना दीजिए, आप दिखा दीजिए बिहार कहाँ पे है। तो ऐसे करके आप मैपिंग भी अपना साथ साथ, ऐसा नहीं पेंडिंग मत रखिएगा कि नहीं पहले मैं टॉपिक क्लियर कर लेता हूँ उसके बाद से मैं क्या करूँगा इसको पढ़ूंगा, ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल भी। आपको मैपिंग साथ लेकर के चलनी है। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से स्थान है, उनका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक था, वो मैपिंग पे याद होनी चाहिए। उत्तर वैदिक आर्यों का अगर देखें तो उनका विस्तार कहाँ कहाँ पर था, वो आपको याद होनी चाहिए। फिर आप आते हैं आगे आते हैं तो वो देखिए कि उन शासकों का विस्तार कहाँ कहाँ पर था, वो मैपिंग आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो मैपिंग है ना, और यही सारे मैपिंग जो हैं आपका नंबर बढ़वाएंगे किसमें, एग्ज़ाम में। तो पहले से ही मैपिंग को आपको मतलब वो करके मजबूत करके चलना है, स्ट्रॉन्ग बनाइए पहले से ही। ठीक है, अब इनकी यहाँ पर विशेषताएं लिख दीजिए। जैसे कि ये आपका हो गया पूरा पाषाण काल, तो इनकी विशेषताएं क्या रही हैं, पॉइंट पॉइंट कर करके लिख दीजिए कि ये खानाबदोश जीवन जीते थे, खानाबदोश, खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक थे, कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, स्थायी जीवन नहीं जीते थे, कच्चे मांस का सेवन करते थे, क्योंकि इन्हें कच्चे मांस का सेवन करते थे क्योंकि इन्हें क्या था ना, आग का ज्ञान तो था पूरा पाषाण काल में, लेकिन इसका यूज ये नहीं जानते थे। गुफा कंदराओं में रहते थे, वास्तुकला मृदभान कला का विकास नहीं था, पाषाण निर्मित उपकरण इस काल में थी। ठीक है, बहुत बड़े मात्रा में थी,
आप उसका वो कर दीजिए कि क्वार्टजाइट से, बलुआ से, चर्ट से, जैस्पर से इसके औजार बनते थे। तो बताइए क्या बचेगा आपसे? बहुत ही, और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब वो करना, मेहनत करनी है इसमें, बहुत ज़्यादा अंदर घुस के जाना है, ये सब तो बहुत अच्छी तरीके से है, आप सोच लेंगे। आप देखिए, आपको आप किताब में कहीं भी आपको रट करके जाके आप वो नहीं देंगे, आपको यहाँ पर माइंड लगाना है कि अरे हाँ, खाना बदोश जीवन जीते होंगे तो इसका मतलब कृषि नहीं करते होंगे, फल फूल इकट्ठा करते होंगे। खाना बदोश जीवन है तो ये बेचारे घूमते होंगे, तो एक जगह रहते नहीं होंगे। तो ऐसे आपका माइंड जो है ना, इस तरीके से काम करना चाहिए। फटाफट आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि हाँ ये है तो इसमें ये भी हम ऐड कर सकते हैं, ये है तो इसमें मैं भी ऐड कर, अरे अच्छा ये हो सकता है। मतलब कहते हैं ना कि 4 कदम आगे आप चलिए। एग्जामिनर आपसे पूछता है उसके बारे में, किसी क्वेश्चन के बारे में, हम 4 कदम आगे चलिए कि हाँ ये टॉपिक है, तो तुरंत आपका माइंड जो है नेक्स्ट टॉपिक पे क्लिक होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें कब आएंगी? जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तभी आएंगी। किताबी ज्ञान कुछ नहीं होने वाला, कितना हो पढ़ लीजिए, जब तक आप उसको उतारेंगे नहीं पेज पर तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हैबिट बनाइए, ठीक है। आंसर राइटिंग बैच भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है ना कि ऐसा नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि मैं ज्वाइन करने के लिए आपको बोल रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप डेडिकेट रहेंगे। आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा एक दिन का, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे एनी हाउ कंडीशन इसको लिख करके सेंड करना ही करना है। उसका फीडबैक आपको दिया जाएगा, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो एक डेडिकेट होना ज़रूरी है, तो उसको लेकर के आप डेडिकेट होइए। आप फीस मत दीजिए, घर पे ही बैठ के अपना डेडिकेशन देखिए, अच्छे से लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, छोड़िए मत, ठीक है। अब यहाँ पर कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स क्या निकालेंगे? अब इनका कीवर्ड्स निकाल दीजिए बहुत अच्छे से। उपभोक्ता, उपभोक्ता या प्रकृति पर पूर्ण रूप से आश्रय युक्त जीवन, आश्रय युक्त जीवन। और ऐसा लिख करके जैसे ही आप अंडरलाइन करेंगे ना, एग्जामिनर सोचेगा कि मतलब क्या ज़बरदस्त भूमिका लिखा है इसने, वो यहीं से खुश हो जाएगा। और बीच में आपने क्या लिखा है वो नहीं पढ़ेगा, सीधे जाएगा निष्कर्ष पे। आपका निष्कर्ष और भूमिका दमदार होनी चाहिए, इसको देख करके ही अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने अंदर लिखा क्या होगा, और बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हैबिट में आप लेकर के आपको आना ही पड़ेगा। फिर मध्य पाषाण काल में आइए। आज इसमें आकर के इनके जो औजार थे वो छोटे हो गए थे, पैने हो गए थे, नुकीले हो गए थे, ये लिखिए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या हुआ था, कृषि वगैरह करना सीख गए थे। तो ऐसे करके आपको प्रत्येक टॉपिक को लिखना है, ठीक है। ऐसे इसमें भी आपको लिखना है। यह आपका निम्न पूरा पाषाण काल, तो यहाँ भी क्या था, मानव जीवन अस्थिर था, मानव जीवन अस्थिर, यानी अब भी ये स्थायी नहीं थे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या करते थे कि समूह में शिकार करते थे, समूह में शिकार करते थे। यहाँ भी वही है, खाद्य संग्राहक थे, औजारों का यूज होता था। फिर मध्य पाषाण काल में आइए, यहाँ पर भी अपना कह सकते हैं कि ये क्या थे, ये भोजन संग्राहक आखेटक थे, गुफाओं कंतराओं में रहते थे, ठीक है। चमकीले पत्थरों का यहाँ पर यूज, यहाँ पर एक वो आई कि चमकीले पत्थरों का यूज होने लग गया, ठीक है। और एग्जाम्पल दे दीजिए फलक संस्कृति, फलक संस्कृति, क्योंकि इसमें आपको चमकीले पत्थरों से बने औजारों को देखने को मिल जाएगा। तो वेरीफाई कर दीजिए कि ये फलक संस्कृति है। फिर यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर सामुदायिक जीवन का विकास हुआ, श्रम विभाजन के लक्षण देखे गए, ठीक है। सामुदायिक जीवन का विकास का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, तो बूदिहाल से मिलता है। बूदिहाल कहाँ है आपका, तो कर्नाटक में है। यहाँ पर सार्वजनिक भोज के साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐसे करके आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम सीधे यहाँ पर आते हैं अब। तो इस तरीके से आपका ये जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। विशेषताएं आपको ध्यान होनी चाहिए खास करके। उसके बाद से आप यहाँ पर आइए, तो इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि इसका उद्गम कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ, विशेषताएं क्या थी, पतन क्या था, अस्तित्व में कैसे आया, इसका महत्व क्या था, कला स्थापत्य क्या था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा समझाऊँ आपको 2-3 टॉपिक लेकर के, तो सिंधु घाटी सभ्यता है आपका। अच्छा, क्वेश्चन वाली भी बात मैं कर रही थी आपसे कि अर्थव्यवस्था का पूछा था,
कि कैसे अर्थ इसमें जो भौगोलिक कारक है कैसे भूमिका निभाते थे। आपको पता ही है जल यातायात के वहाँ पर साधन थे, संसाधन भी थे, कृषि और विशेष भी होता था, व्यापार शिल्प भी काफ़ी बड़े पैमाने पर था क्योंकि बाहर से भी बाहर व्यापार भी हम करते थे। तो ये सारी जो स्थितियाँ थीं इसके नगरीकरण में काफ़ी भूमिका निभाई थी। तो उसका भी आंसर मैं आपको शेयर कर दूँगी मॉडल आंसर लिख करके। जैसे पहला जो होगा हमारे ग्रुप का आंसर जो बैच चल रहा है, तो कोशिश ये किया जाएगा कि जो पहला आंसर है आप लोगों को अच्छे से बता दिया जाए, ठीक है, फ्री में। तो अब इसमें क्या समझना है आपको, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की यदि मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको समाज पढ़नी है, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, ठीक है, व्यापार कैसा था, फिर आपको इसकी संस्कृति कैसी थी, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान में देनी है। और आपको पता ही है इसकी राजनीति कैसी थी, और सबके बारे में आपको यही करना है, डेट वेट याद नहीं रटना नहीं है यहाँ पर, आपको यही करना है, ये समझना है अच्छा तो समाज इस तरीके से, अच्छा तो ये काम होता था उनमें, अच्छा ये व्यापार होता था, अच्छा तो इसलिए इतने समृद्ध थे, ये संस्कृति ऐसी थी, प्रकृति की पूजा होती थी, मातृ देवी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राजनीति इनका कैसा था, तो देखिए इसको लेकर के काफ़ी विवाद है, तो ये आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अगर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में वहाँ पर आए तो आप लिख सकते हैं कि हाँ वहाँ पर विवाद था। क्यों विवाद था? क्योंकि जो मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले बाबा की जो मूर्ति पाई गई है, तो ये कहा जाता है कि ये शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। और उसी को जोड़ करके लोग बोलते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो केंद्रीकृत सभ्यता था। तो केंद्रीकृत सभ्यता के रूप में वो क्या करते हैं, प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो इसको भी लेकर के काफ़ी विवाद है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से ये आपका हो गया। फिर अब इससे बाहर आपको नहीं जाना है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया ना आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे दिया ना आपको पतन, अस्तित्व, महत्व, कला, स्थापत्य। अब कला स्थापत्य पढ़ लिए आप, अस्तित्व महत्व पढ़ लिया आप, उद्गम कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ। तो अब विस्तार तो कोई एक चीज़ें नहीं रही होंगी, कई सारे भौगोलिक कारक भी होंगे इसमें, व्यापार भी होगा इसमें, कृषि भी होगी इसमें, ठीक है, शिल्प उद्योग भी होंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें अंदर जा कर के ढूंढना है कि हाँ क्या क्या कारण रहे होंगे। तो ये देखनी है आपको। इसका PDF में एक बार इसको एक तो क्या करूँगी मैं, एडिटेट कर दूँगी आपको, और एक बिना एडिट किया हुआ मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो ये देखना है आपको। फिर आप यहाँ पर आइए आर्य एवं वैदिक काल में। तो अब यहाँ पर देखिए कि स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो आर्य एवं वैदिक काल आपको पता, ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, इसकी तुलना कर लीजिए। जैसे देखिए धार्मिक स्थिति कैसी थी, दार्शनिक साहित्य के बारे में पूछ लिया। अब भारत में आर्यों का प्रसार, यहाँ पर आपका मैपिंग आ गया, किसकी जगहों पर इनका प्रसार था, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल तक हुए रूपांतरण। अब देखिए कितना शानदार चीज़ यहाँ पर दिया है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। अब इसमें क्या करना है ना आपको कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को तुलना करके पढ़ना है। अब ये देखिए, अब यहाँ से सिर्फ यहाँ पर ये जो रूपांतरण दिया ना, अब इस एक को उठाएंगे यदि आप, तो आपका ये भी क्लियर, 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 ये भी क्लियर। अब कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। एक तरफ तो आप लिखिए ऋग्वैदिक और एक तरफ लिखिए उत्तर वैदिक। ये हो गया आपका। ये खंड 2 में हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। खंड 2 उत्तर वैदिक काल से मैंने बताया ना आपको, ये खंड 2 में चल रहे हैं। तो यदि यहाँ पर आपको ऋग्वैदिक दिखाना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर समाज को दिखाइए, राजनीति को दिखाइए कि कैसे समाज था, कैसी राजनीति थी, अर्थव्यवस्था कैसा था। तो यहाँ पर यदि हम राजनीति व्यवस्था को देखें, राजनीति यहाँ पर लिख दीजिएगा बीच में राजनीति। अब तुलना करके पढ़िए। यहाँ पर जो राज्य था, राज्य वो कैसा था, जन आधारित था, जन आधारित। यहाँ पर कैसा हो गया, क्षेत्र आधारित हो गया, क्षेत्र आधारित। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पुरोहित वर्ग वगैरह आ गए। यहाँ पर देखिए तो कर प्रणाली अस्पष्ट नहीं था, हालांकि बलि नामक कर लगता था ऋग्वैदिक काल में। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आपसे पूछा है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था। ये क्या था, ये स्वैच्छिक कर था। लेकिन यहाँ तक आते आते क्या हो गया, कर का स्पष्ट विभाजन भी हुआ और
अनिवार्य भी हुआ कर, यहाँ आकर के बलि जो है अनिवार्य हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम समाज अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था को दिखाइए। अर्थव्यवस्था में आपको क्या दिखाना है, ये हो गया आपका ऋग्वैदिक, ये हो गया आपका उत्तर वैदिक। तो अर्थव्यवस्था में आपको दिखाना है कि ये जो था ये पशुचारण आधारित था, पशुचारण आधारित था। यहाँ पर क्या था, गाय अमूल्य संपत्ति, गाय अमूल्य संपत्ति मानी जाती थी। शिल्प व्यापार तो था लेकिन उन्नत स्थिति में नहीं था, व्यापार भी था लेकिन क्या था, सीमित था। यहाँ पर आते आते क्या हुआ, कृषि का महत्व बढ़ा। ठीक है, पशुचारण से कृषि का यहाँ पर महत्व बढ़ गया। शिल्प अच्छी मात्रा में काफ़ी बढ़ा, यहाँ पर व्यापार भी काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। तो ऐसे आपको क्या करना है, अच्छी से तुलना करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब ऐसे ही अगर हम समाज देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें ऋग्वैदिक में उत्तर वैदिक में, तो यहाँ पर आपको सभी को पता है कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर आते आते महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, डाउन हो गई। ठीक है, सभा एवं समिति में भाग नहीं ले सकते थे, शूद्र जो थे वो जनेऊ धारण नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको समाज ऐसा था, धर्म कैसा था, बहुदेववाद पर आधारित था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पर। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये जो सारी चीज़ें हैं समाज में आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद से हम आते हैं सीधा अपना ये हो गया आपका महाजनपद काल में। तो इसका मैंने आपको बता ही दिया कि महाजनपदों का निर्माण भौगोलिक कारक कैसे हुआ। गणतंत्री राजतंत्री व्यवस्था ये देखना आपको। नगर केंद्रों का उद्भव वही चीज़ है सेम। व्यापार मार्ग, आर्थिक विकास, टंकन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनका प्रसार कैसे हुआ और इनका प्रसार कहाँ कहाँ पर था ये आपको ध्यान रखना है। मगधों एवं नंदों का उद्भव कैसे हुआ, तो ये कारण आपको विशेष करके जाननी है कि क्यों, कैसे, कब, कब क्यों कैसे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर मौर्य साम्राज्य आ गया आपका। मौर्य साम्राज्य की नींव, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। अशोक हो गया, अशोक ने धम्म की संकल्पना अपनाई तो कैसे अपनाई, इसको भी लेकर के काफ़ी विवाद है। कुछ तो ये कहते हैं कि अशोक ने जो धम्म की संकल्पना जो अपनाई थी उसमें भी उसकी राजनीति थी, क्योंकि वो चाहता था कि जितने भी क्षेत्रों को उसने विजित कर लिया है वो उसका अस्थायी बना रहे, क्योंकि लोग धम्म नीति का पालन किसी धर्म का पालन करने से नहीं है, नैतिकता से है, बड़ों का सम्मान करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें होती थी। तो अशोक के पीछे कहते हैं लोग कि अशोक का यह धम्म नीति अपनाने का, इसका प्रचार प्रसार करने का ये कारण था, लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। फिर जो कुछ विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण में एक कारण ये भी था अशोक के धम्म नीति का अपनाना, क्योंकि युद्ध नहीं करना किसी से, अहिंसा पर बल दिया। तो जब कोई राजा युद्ध नहीं करेगा, अहिंसा पर बल देगा, तो कोई भी आएगा लूट करके चला जाएगा। तो कुछ इतिहासकार इस तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर आप आ जाइए यहाँ पर विदेशी संपर्क, धर्म का प्रसार कैसे हुआ, विघटन, शुंग, कर, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आपका उत्तर मौर्य काल, तो यहाँ पर कुषाणों के बारे में पढ़िए आप, शकों के बारे में, इनके जो क्षेत्र थे वो बाहरी संपर्क यानी व्यापार कहाँ पर होता था। नगर केंद्रों का विकास, तो देखिए जहाँ भी नगर केंद्र हों उनका विकास कहते हैं, जाहिर सी बात है कृषि अच्छी अवस्था में होगी, व्यापार उन्नत अवस्था में होगा, संसाधन वहाँ पर होंगे, जल यातायात, मार्ग, इन सारी चीज़ों से व्यापार अच्छे से हो पा रहा होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होंगी। अर्थव्यवस्था जाहिर सी बात है जब ये सारी चीज़ें उन्नत अवस्था में होंगी तो अर्थव्यवस्था भी बढ़िया होगा। सिक्कों का, ये धर्म का विकास, महायान, सामाजिक कला क्या था, स्थापत्य, तो ऐसे आपको ना जो यहाँ पर दिया है यही सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, इससे बाहर आप मत जाइए। इतना भी अगर आपने कर लिया तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देखिए, आप आराम से उसका आंसर देने में सक्षम होंगे, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फिर प्रारंभिक राज्य एवं समाज आ गया आपका, ये दक्कन वगैरह का, खारवेल, सातवाहन, इनके बारे में, संगमकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, व्यापारिक श्रेणियाँ, नगर केंद्र, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए एक काल में देखिए अब कुछ भी अलग नहीं है, अब यही चीज़ यहाँ भी है। अर्थव्यवस्था कैसा था, नगर कैसा था, विकास क्या हुआ, सांस्कृतिक दशाएं क्या थी, कला स्थापत्य क्या था, और वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी दे दिया।
तो हर काल को आपको तुलना करके ऐसे ही पढ़ना है। गुप्त वंश में आ जाइए, वाकाटक, वर्धन, इनके बारे में पढ़िए। सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, शिक्षाएं कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी और इनके पतन का कारण क्या था, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से लिखनी है। गुप्तकालीन क्षत्रिय राज्य की अगर हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लीजिएगा। इसमें से जो आपका इम्पोर्टेंट है वो इसमें ज़्यादा आपका राज्य व्यवस्था, प्रशासन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अर्थव्यवस्था, समाज, तो समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, स्थापत्य, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी फैक्ट्स हैं और इन सारी चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगला हमारे सिलेबस का पार्ट है प्रारंभिक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास। इसमें भाषाएं देखिएगा आप, इसमें भी आपका कला, स्थापत्य, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना नितिन सिंघानिया की बुक में आपको मिल जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। जो जितने भी कलाएं, स्थापत्य वगैरह हैं वहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि आपको नोट्स भी शेयर किया गया है ग्रुप में, तो उसे भी आप ध्यान से देख लेंगे, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। वहाँ पर मौर्य काल, अशोक का, बुद्ध का, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिख करके आपको नोट्स सेंड की गई है, तो उसे आप देख सकते हैं। अब आते हैं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में। आप इसका टॉपिक देखिए, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ भी सेम वही, राज्य व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक घटनाक्रम, राजपूतों के उद्भव के कारण क्या थे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं। अब मतलब एक चीज़ को जिस तरीके से आपको पढ़ना है, सेम वही चीज़ दूसरे में भी अपनानी है। ठीक है, चोल वंश का यहाँ से पूछता है, आपको चोल वंश का प्रशासन देखना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी थी और समाज कैसा था। इतना आपने देख लिया, यहाँ से आपका क्वेश्चन चोल वंश से बिल्कुल कवर हो जाएगा। भारतीय सामंत शाही क्या होता था, कृषि, अर्थव्यवस्था, नगरीय बस्तियाँ, यानी आप देख सकते हैं कि समाज, कृषि, अर्थव्यवस्था, ठीक है, फिर सामाजिक व्यवस्था, इस पे ज़्यादा फोकस किया है। और क्वेश्चन उठा करके आप देखेंगे भी तो यहीं से ज़्यादा चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। महिलाओं की स्थिति, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी, फिर आप आइए भारत की सांस्कृतिक परंपरा पे, तो शंकराचार्य के बारे में देख लीजिए, वो उनका वेदांत क्या है, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद क्या कहता है, मध्य एवं ब्रह्म मीमांसा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फिर धर्म, तो धर्म का स्वरूप कैसा था, निर्गुण था, सगुण था, बहुदेववादी था, ठीक है, या क्या था, तमिल भक्ति संप्रदाय क्या था, भक्ति का विकास कैसे हुआ, इस्लाम एवं भारत में इसका आगमन कैसे हुआ भक्ति का, सूफी मत क्या है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और आपको काफ़ी चीज़ें, आप जो ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे ना, तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर सेम मिलेंगी। ठीक है, सेम मिलेंगी, तो वहाँ से भी आपकी तैयारी काफ़ी एक बेस बनता जाएगा आपका, और आपका माइंड उतना ही प्रखर हो करके चीज़ों को कैप्चर कर पाएगा, उतनी ही तेज़ गति से आपका माइंड काम करेगा। फिर साहित्य में यदि हम देखें तो संस्कृत साहित्य, तमिल साहित्य, विकास, नवविकास, भाषाओं का साहित्य, अलबरूनी, रास्तरंगिणी क्या कहता है, कल्हड़ की रास्तरंगिणी में किसके बारे में व्याख्या की गई है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। कला एवं स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, ये तो आपको पता ही है, तो ये नितिन सिंघानिया की बुक से हो जाएगा आपका। उसके बाद से अब हम आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत पे। तो दिल्ली सल्तनत पे भी देखिए, अब कारण ही पूछेगा कि गौरी के आक्रमण, गौरी की सफलता के पीछे के कारक क्या थे। अब बताइए, मतलब देख रहे हैं आपके कारण पे कितना फोकस कर रहा है। अब यहाँ पर भी वही सेम, सांस्कृतिक परिणाम क्या था, स्थिति कैसी थी, दशाएं कैसी थी, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ सकता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं प्रारंभिक तुल सुल्तान, तो स्थापना कैसी हुई, क्या क्या कारण महत्वपूर्ण थे, प्रशासन व्यवस्था कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीति कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी दिल्ली सल्तनत की स्थापना में। सुदृढ़ीकरण, इल्तुतमिश और बलबन का शासन, तो यहाँ पर जब इनके शासन के बारे में आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी पूछा है कि इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का प्रमुख वास्तविक शासक क्यों माना जाता है, बलबन का लौह एवं रक्त की नीति क्या है, बलबन की शासन व्यवस्था क्या थी, बलबन की नीतियाँ क्या थी। तो ये जब शासन आप पढ़ेंगे ना इन दोनों का तुलना करके, तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर आपका खिलजी, आपको पता ही है, बाजार नीति पूछता है, इसकी सामाजिक व्यवस्था पूछता है, तो काफ़ी बढ़िया भी काम किया था इसने, खिलजी क्रांति। तो यहाँ पर विजय कहाँ कहाँ, ये क्षेत्र आपको याद होना चाहिए, कृषि एवं अर्थव्यवस्था, आर्थिक उपाय इसने क्या क्या किए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर
देखिए सिलेबस छोटा नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है, बशर्ते आपको पेशेंस रख के जब आप ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपको, मैं फिर बता रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी, तो घबराना नहीं है आपको। मोहम्मद तुगलक, इसके प्रमुख प्रकल्प कृषि उपाय, मोहम्मद तुगलक की अफसरशाही, फिर फिरोज तुगलक ने क्या क्या काम किया कृषि के क्षेत्र में, सिविल इंजीनियरिंग, लोक निर्माण उपलब्धियाँ, दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ तो कैसे हुआ, विदेशी संपर्क, इब्न बतूता क्या क्या वर्णन करता है इसको लेकर के, ये सारी चीज़ें हो गई। 13वीं एवं 14वीं शताब्दी का समाज, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। अब देखिए फिर यहाँ पर आ गया समाज, संस्कृति कैसी, अर्थव्यवस्था कैसा, एक चीज़ आप पकड़ लिए दूसरा ऑटोमेटिक लिख देंगे आप। ठीक है, अब समाज में आपको क्या क्या देखना है, ग्रामीण समाज की रचना देखनी है, शासक वर्ग की क्या स्थिति रही, नगर निवासी, स्त्री, धार्मिक, सल्तनत, जाति, दास प्रथा, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। संस्कृति में आपको पता ही है सब क्या देखना, चित्रकला वगैरह देखना है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, नगरीय व्यवस्था, उद्भव में कैसे ये भूमिका निभाए, सेम वही सिंधु घाटी सभ्यता वाली चीज़ यहाँ पर आपको देखनी है। 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी राजनीतिक घटनाक्रम, अब इसमें देखिए गुजरात, मालवा, बहमनी, इनके विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, उद्भव का कारण, पतन का कारण, फिर लोधी वंश का वही पूछेगा सेम, मुगल साम्राज्य का पहला चरण, बाबर, हुमायूं, पानीपत का युद्ध वगैरह इसमें आ जाएगा आपका, सूर साम्राज्य, शेर शाह का प्रशासन, यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है, इंपॉर्टेंट है ये। पुर्तगाली औपनिवेशिक प्रतिष्ठान, ये आपसे पूछेगा। फिर क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशेषताएं, ये हालांकि जब आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें ये बताया गया था काफ़ी अच्छे तरीके से। साहित्यिक परंपराएं, प्रांतीय स्थापत्य, विजयनगर साम्राज्य का समाज, अब देखिए यहाँ पर भी फोकस यहीं कर दिया कि समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, साहित्य और कला, इन सब पे प्रकाश डालिए। ठीक है, फिर आपका अकबर आ गए। अब अकबर, इनके बारे में भी देखो कि अकबर का साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, जागीर एवं मनसब व्यवस्था की स्थापना इसने क्यों करी, राजपूत नीति क्यों अपनाई, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, सुलह कुल का सिद्धांत, धार्मिक नीति, कला एवं प्रौद्योगिकी, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें जितने भी दिए हैं सारे इम्पोर्टेंट है ना। फिर यहाँ पर आइए आप, मुगल साम्राज्य, 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का इनका प्रशासन कैसा था जब ये लोग थे तो, ठीक है, इनकी नीतियाँ क्या रहीं, साम्राज्य एवं जमींदार की स्थिति कैसी थी, इनका विस्तार कहाँ पर था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ क्या थी, तुलना करके याद कर लीजिए। मुगल साम्राज्य का स्वरूप कैसा था, उत्तर 17वीं शताब्दी का संकट एवं विद्रोह, अहोम साम्राज्य, शिवाजी एवं प्रारंभिक मराठा, ये हो गया आपका। फिर 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में आप आइए। अब यहाँ पर भी देखिए कृषि उत्पादन पूछ रहा है, शिल्प पूछ रहा है, जनसंख्या यानी समाज के बारे में पूछ रहा है, अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसी कंपनियों के माध्यम से यूरोप से एक साथ व्यापार, वाणिज्यिक क्रांति, भारतीय व्यापार वर्ग, बैंकिंग, बीमा, ऋण प्रणालियाँ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर मुगल साम्राज्यकालीन संस्कृति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुगल स्थापत्य कौन कौन से हैं, मुगल चित्रकला कौन सी हैं, क्या विशेषताएं हैं इनकी। विशेषताएं देखिए, जितने भी आप चित्रकला पढ़ेंगे ना उसमें उनकी विशेषताएं आपको ध्यान होनी चाहिए कि इनका आकार कैसा है, किन बलुआ पत्थर का यूज हुआ है, कि संगमरमर का यूज हुआ है, कि क्वार्जाइट का यूज हुआ है, ये सारी चीज़ें इनकी विशेषताओं से ही क्वेश्चन पूछता है। ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, हिंदू मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करते हैं कि मतलब फारसी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बाकायदा हमारे नोट्सों में मिल जाएगा। अब देखिए वही है सेम, शास्त्रीय संगीत, इसके बारे में पूछ लेगा आपसे, इसका क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये शास्त्रीय संगीत है, उनमें से किसी एक पर टिप्पणी पूछ लेगा तो उसके बारे में आप लिखिए। फिर मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, निजाम, दक्कन, बंगाल, अवध, पेशवा के अधीन मराठा उत्कर्ष कैसे हुआ, मराठा राजकोषीय वित्तीय व्यवस्था पूछ लेगा, अफगान शक्ति, पानीपत युद्ध, ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या में राजनीतिक शासन की अर्थव्यवस्था की स्थिति। तो यहाँ पर अभी तक हमने ये जो डिस्कस किया है ये पेपर 1 का था, ठीक है। अभी पेपर 2 है आपका, तो पेपर 1 में आप देख सकते हैं कि समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थिति, ये मतलब कितनी चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं हम पेपर 2 में, और आपको पता ही है कि इसमें मैपिंग इसी में आता है,
मैपिंग पहले वाले में ही आता है, तो मैपिंग का आप ध्यान देंगे। अब आते हैं इसमें भारत में यूरोपियों का प्रवेश, यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आप कंपनियों के बारे में यहाँ से आप देखिए, इनका आगमन कैसे हुआ, ये क्या चाहते थे, प्लासी का युद्ध का महत्व क्या था इनके लिए। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बारे में जीएस वाले को लिए तो यहीं से क्वेश्चन उठाता है, ध्यान देंगे जीएस वाले भी, और ऑप्शन वालों के लिए तो खैर ये है ही। तो इनके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, भारत में ब्रिटिश प्रसार, अब यहाँ पर मैपिंग आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो ब्रिटिश प्रसार था कहाँ पर उन्होंने बहुत ही मजबूती से अपने पैर जमाए हुए थे। मीर जाफ़र, मीर कासिम, बक्सर युद्ध, मैसूर, मराठा, 3 अंग्रेजी मराठा युद्ध, पंजाब। तो ये युद्धों के बारे में पता नहीं, इनके कारण क्या थे, इनके परिणाम क्या हुए, उसको दिखा करके आपको कमियां क्या रहीं, इसको दिखाते हुए आपको निष्कर्ष देना है। यहाँ से युद्ध ही, इसमें आपका युद्ध से ही आपका कवर हो जाएगा। और आपको पता है कि युद्ध में पतन के कारण सभी का एक जैसा ही होता है। ठीक है, निष्कर्ष भी लगभग सभी का एक जैसा ही आप दे सकते हैं। फिर आपका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो नीतियाँ होंगी तो वो सारे अपने ही हक में होंगी, वो लोग अपना ही लाभ सोचेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आप वो करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ पढ़ेंगे ना और लिखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो खुद ब खुद आपको चीज़ें पता हो जाएंगी। ब्रिटिश राज्य की प्रारंभिक संरचना कैसी थी, और इसके ये जो वीडियो है इनके बारे में एक सर का वीडियो है, मैंने हालांकि उसको टेलीग्राम पर सेंड भी किया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर सर बताए हैं। यहाँ पर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो एक काम कीजिएगा आप लोग, वहाँ पर सर ने क्या किया है कि काल को लेकर के विभाजन करके आपको बताया है कि इनकी पहले जब ये आए तो प्रथम चरण में इनकी नीतियाँ क्या थी, द्वितीय चरण में इनकी नीतियाँ क्या हो गई और तृतीय चरण में इनकी नीतियाँ क्या थी। एक बार वो वीडियो आप ज़रूर जा करके देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। शायद मेरे से वैसा यहाँ पर ना हो पाए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो वहाँ पर एक बार आप जा कर के उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लेकर के आए, द्वैध शासन नियंत्रण, फिर ये मुक्त व्यापार, ये सब इनमें क्या क्या भागीदारी रही, किस तरीके से उन्होंने इसका यूज किया, ये चीज़ें। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, इनका आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ा वो। ठीक है, ब्रिटिश भारत में भूमि, और इसको देख करके आप देख सकते हैं कि ये जो रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी का रैयतवाड़ी, ठीक है, राजस्व प्रबंधन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लेकर के आया तो क्यों लेकर के आया, इसके पीछे की उनकी मंशा क्या थी, नीतियाँ क्या थी, क्या चाहते थे वो, लाभ क्या हुआ, हानि क्या हुई, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रारंभिक व्यापार एवं वाणिज्य का विस्थापन, तो अनौद्योगिकरण, शिल्प की अवनति, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ, तो ये देख सकते हैं। शिक्षा, इसको लेकर के आपको पता नहीं कि इसमें क्या क्या कहा गया, इससे भारतीयों को क्या लाभ हुआ और ये शिक्षा पद्धति को ये लोग लेकर के क्यों आए थे। बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन तो क्यों हुआ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए कि क्यों चलाया गया, क्या वजहें थी, कहाँ तक हम सफल हो पाए, अंग्रेज़ों ने क्या किया इसको रोकने के लिए, ये सारी चीज़ें हो गई। ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया क्या रही, रंग पुडिंग, कोल विद्रोह हुए, इनके प्रति, इनको लेकर के जो भारतीय थे इनके प्रति क्या प्रतिक्रिया दिए, नील विद्रोह हुआ, दक्कन विप्लव हुआ, मुंडा और गुलानी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा है। ठीक है, किसान आंदोलन, जनजातीय, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बाकायदा याद होनी चाहिए। फिर राष्ट्रवाद के जन्म के कारण क्या कर रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुनियादी, कांग्रेस के जन्म के संबंध में, सेफ्टी वॉल का पक्ष, तो ये यहाँ से हो जाएगा आपका। गांधी का उदय, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गांधी का जनाकर्षण, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन कहाँ तक ही सफल रहा, क्यों लाया गया, इसके पीछे गांधी की क्या नीति, क्या रणनीति रही, अंग्रेज़ों की क्या नीतियाँ रहीं, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। फिर औपनिवेशिक, ये यहाँ हाँ, इसी को सर ने अच्छे से बांट करके आपको बताया है, तो वहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियाँ क्रांतिकारी, ये आप देख सकते हैं। अलगाववाद, ठीक है, ये सब करंट्स में भी हालांकि आपका कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ से भी आपको देखना है। फिर 1947 के बाद जाति एवं निर्जातित्व, ये आपको देखना है। पिछड़ी जातियों के बारे में, इनके आंदोलन क्यों रहा, दलित आंदोलन क्या चाहते थे, इनकी मांगे क्या थी। आर्थिक विकास एवं राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुआ, भूमि सुधार योजनाओं के माध्यम से,
पुनर्रचना की राजनीति के माध्यम से, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की नीति लेकर के क्यों आए, कहाँ तक ये सफल रहा, प्रबोधन एवं आधुनिक विचार, ये भी काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब आप कहाँ पर आ गए, वर्ल्ड हिस्ट्री में आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रबोधन कैसे आया, सामाजिक विचारों का उदय कैसे हुआ, मार्क्स के समाजवाद का प्रसार का कैसे प्रभाव पड़ा लोगों पे, आधुनिक राजनीति के मूल तत्व, ये भी आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। यूरोपीय राज प्रणाली, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अब्राहम लिंकन के संदर्भ में ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। औद्योगिकीकरण कैसे हुआ, कारण क्या था इसका, समाज पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, जब ये औद्योगिकीकरण हुआ तो समाज पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, अन्य देशों के औद्योगिकीकरण को देखना है, ये इनको लेकर के इनमें संघर्ष कैसे हुआ, औद्योगिकीकरण एवं भूमंडलीकरण के बारे में आपको जानना है। फिर राष्ट्रवाद के बारे में आपको जानना, जर्मनी, इटली में राज्य निर्माण कैसे हुआ, पूरे विश्व में राष्ट्रीयता के आविर्भाव के समक्ष साम्राज्यों का विघटन कैसे हुआ, ठीक है, ये आपको देखना है। फिर साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को देखना है, क्रांति एवं प्रतिक्रांति, तो ये सब बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये फांसीवाद, नाजीवाद, ये सब पढ़ना है आपको। विश्व युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं कि कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ, ज़्यादा यहीं से पूछता है कि कारण परिणाम क्या हुआ, ठीक है। दो शक्तियों का आविर्भाव कैसे हुआ, तृतीय विश्व युद्ध में गुटनिरपेक्षता का आविर्भाव, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति कैसे मिली, तो ये इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। औपनिवेशीकरण एवं अल्प विकास, ये हो गया आपका। यूरोप का एकीकरण, इस पे ध्यान देनी है आपको। फिर सोवियत यूनियन का विघटन एवं एक ध्रुवीय विश्व का उदय, ठीक है। साम्यवाद, राजनीतिक परिवर्तन, शीत युद्ध क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं। फिर आपका ये मैपिंग वगैरह आ जाएगा। तो सिलेबस हालांकि छोटा नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। एक चीज़ें जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपका माइंड उतना ही तेज़ होगा और नीचे की चीज़ें आपको बखूबी समझ में आ जाएंगी। रह गई मैपिंग की चीज़, तो मैपिंग के लिए आप टेंशन मत लीजिए, उसको आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके हो जाएगा। तो सिलेबस को आप समझिए और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। और वही चीज़ें आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने जो चीज़ यहाँ पर आपको बताई है कि ये हिस्ट्री ऑप्शनल है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें फॉलो करके पढ़नी है, नहीं, हर एक सब्जेक्ट में आपको यही ट्रिक अपनानी है। अगले वाले में परिवर्तन क्या हो रहा है उसे देखिए, क्या चीज़ सेम है उसको छोड़िए, परिवर्तन क्या हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है, करंट्स में उससे लेकर के क्या घटनाएं चल रही हैं, करंट्स को मुद्दे को लेकर के आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि वर्तमान में भी ये प्रासंगिक है, वर्तमान में भी ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, अतः अपना सुझाव को दे करके भी आप अपना निष्कर्ष ख़त्म कर सकते हैं कि वर्तमान में ये घटनाएं हैं तो सरकार को ये करनी चाहिए, जनता को ये करनी चाहिए। ऐसे कर करके आप अपना निष्कर्ष भी दे करके आराम से चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है आपको। और मैपिंग का आपको डेली 10-10, मैपिंग का ज़्यादा नहीं, डेली 10-10, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको पूरा वो करना है। जैसे कि आपने यहाँ पर लिख लिया, अब नवपाषाण काल लिख लिया आपने, भीमबेटका लिख लिया, तो यहाँ पर भीमबेटका में जो चित्र है वहाँ पर आप देखेंगे श्रम विभाजन को दिखा रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे कि जो शिकार कर रहे हैं मानव, तो वहाँ पर जो पशुओं की आकृति बनी है तो पूरी तरीके से नहीं, केवल उनको रेखांकित किया गया है। क्यों? तो वहाँ पर वो उनकी भावनाओं को बता रहा है कि वहाँ पर लोग, हो सकता है कि उस टाइम पे लोग जानवरों को मारने में थोड़ा सा आहत होते हों, लेकिन क्या करेंगे, खाना बदोश जीवन था उनका, तो जानवर को तो मारना ही पड़ेगा। तो इसलिए उनको चित्रात्मक, मतलब पूरी तरीके से जानवरों को वहाँ पर नहीं दिखाया गया है भीमबेटका में। यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर केवल रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। फिर कुछ महिलाओं को वहाँ पर घर में बच्चों को संभालते हुए दिखाया गया है। कुछ पुरुषों को बाहर खेत में, कुछ महिलाओं को खेत में काम करते हुए दिखाया गया है। तो क्या होता है वहाँ पर, क्या दिख रहा है आपको, श्रम विभाजन, श्रम विभाजन की अवधारणा, ठीक है, ये आई। परिवार वहाँ पर देख लेंगे कि सभी एक जगह हैं, तो सामुदायिक रहन सहन का भी वहाँ से प्रचलन देखने को मिल जाता है। तो आप कहीं भी जाइए, कहीं भी किसी भी चीज़ को देखिए तो देखने का नज़रिया बदलिए, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो वहाँ पर जाएंगे केवल उसको देखने के लिए कि हाँ अरे यही है, ऐसा था, लेकिन आप वहाँ पर जा कर के ढूंढिए, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं तो इसका मतलब, यहाँ पर इस चीज़ को दर्शाने का मतलब ये हो सकता है। जैसे वर्तमान में भी इर्द गिर्द चीज़ें हमारे पास घूमती रहती हैं, ठीक है। अब देखिए यूपीएससी में गिलहरी का क्वेश्चन पूछ लिया,
कि गिलहरी सर्वभक्षी है? आप बताइए। मतलब गिलहरी है, आसपास देखे होंगे आप लोग गिलहरी को, ठीक है, घास खाती है कि कीट खाती है, सर्वभक्षी है? ये ऐसे क्वेश्चन जो मतलब कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है जो हमारे आसपास की घटनाएं हुई रहती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं। फिर एक दिया था कि पेड़ में वो उसको पेड़ में होल करता है, खोदता है, उसमें से चींटी वगैरह को निकाल के पता नहीं कैसे दिया था, और उसमें भी दिया था। फिर मधुमक्खियाँ, तो गांव में अगर आप रहते होंगे तो देखते होंगे मधुमक्खियों का झुंड जाता है, एक आती है फिर सारे को लेकर के जाती है, गोल गोल डांस करती है। तो ऐसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी आपसे 4-5 पूछ लिए जाते हैं। तो आपके आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं, आप कहीं रोड पे जा रहे हैं तो एक यूपीएससी एज ए अपने आप को यूपीएससी सर्वेंट के रूप में रख करके चीज़ों को देखते हुए चलिए, क्योंकि कहाँ का ज्ञान कब यूज़ आ जाए कोई नहीं जानता। तो ऐसे मत चलिए कि मस्त मौला होकर के अपने आप में चल रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। अपने आसपास चीज़ों को देखिए, अच्छा यहाँ पर ये समस्याएं हैं, मतलब जाते हुए, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि अब ऐसा नहीं कि आप सुबह निकलिए और शाम तक घूमते रहिए कि मैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, यूपीएससी सर्वेंट हूँ, मैं तो यूपीएससी में सेलेक्ट हूँ, अभी से मैं आईएएस बन गया, मैं तो देख रहा हूँ। तो सुबह से लेकर शाम तक नहीं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं टहलने जा रहे हैं, कोई सामान लेने जा रहे हैं, तो अपने आसपास की चीज़ों को देखिए कि अगर मैं आईएएस होता तो मैं यहाँ पर ये चीज़ करता, ठीक है, यहाँ पर ये सुधार करता, अच्छा यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें करनी चाहिए। तो अपने आप को ना इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए, अपना माइंडसेट आप इस तरीके से बनाइए, ठीक है। तो आप एंजॉय कीजिए इसको, आराम से पढ़िए, छोटे छोटे अपने लक्ष्य बनाइए, उन लक्ष्यों को पूरा कीजिए पूरे ईमानदारी के साथ। और उठने से पहले, आप सोने से पहले आप एक काम कीजिए, अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको अगले दिन क्या करना है, और उसी टाइम टेबल के अनुसार आप चलिए। हालांकि टाइम टेबल तक कोई फॉलो नहीं कर पाता है कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप एक लक्ष्य तो बना ही सकते हैं। 4-5-10 टॉपिक जो भी आपको क्लियर करनी है आप लिख लीजिए, शाम में सोने से पहले उसको देखिए कि आपने कितना उसको कितना कर पाए। फिर आप उसको देखेंगे, आपको खुद ही रिग्रेट फील होगा कि अरे यार मैं दिन भर में कुछ नहीं कर पाया, मैं तो टारगेट लेके 10 का चल रहा था, आज तो मैंने 2 ही किया। डेफिनेटली आप कल 4 करेंगे, अगले दिन आप 5 करेंगे, उसके अगले दिन आप 6 करेंगे, और करते करते कब आप 10 पे पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ये रणनीति अपनाइए। टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं कर पाया है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन से, पूरी निष्ठा से उस पर अपना टाइम दीजिए, देखिएगा आप खुद ही टॉप कर जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।